आदाब, नमस्कार। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद और सुबह की शुरुआत हम कर रहे हैं आज की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मैं आपको ये बता दूं कि एक तरफ बातचीत चल रही है, बातचीत ये कहा जा रहा है कि फाइनल पर पहुंच जाएगी ईरान और अमेरिका के बीच में। लेकिन इस सब के बीच एक खबर ये आ रही है कि अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर से हमला किया है। ये हमला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हुआ है और बंदर अब्बास पोर्ट जो है उस पर यह हमला किया गया है। बाकायदा तौर पर मिसाइल जो है वो दागी गई है और अब ईरान जाहिर सी बात है उसे रिटेलिएट किया है और वो कह रहा है कि वो उसको हक है कि वो अपने डिफेंस के लिए वो रिटेलिएट करेगा। तो क्या ये ट्रिगर है? क्या ये जिस तरह से बार बार कहा जा रहा है कि कभी भी ये जंग में तब्दील हो सकता है, ये सीज़फायर टूट सकता है, क्या ये उसका ट्रिगर है? क्योंकि दूसरी तरफ आप ये देखें कि कतर में जो गालिबाफ हैं वो पहुंचे हुए हैं, जो स्पीकर हैं ईरान पार्लियामेंट के, और वो वहाँ पर जो फ्रीज उनकी असेट्स हैं उस पर बातचीत के लिए वो वहाँ पर गए हुए हैं। ये कतर की तरफ से खुद एक तरह का इनिशिएटिव लिया गया है और वो इसको जो एसेट्स हैं उनको डिफ्रीज करने के लिए ऑलमोस्ट ये कहा जा रहा है कि वो तैयार हो गए हैं, क्योंकि कतर को भी भारी नुकसान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने की वजह से हो रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने की वजह से भारी नुकसान तो भारत को भी हो रहा है। भारत की पहले की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं और उसके बाद वेस्ट एशिया का संकट, उसने भारत में एक तरह से हाहाकार मचा दिया है। हाल ही में कल ही जो फाइनेंस मिनिस्टर ने निर्मला सीतारमण ने जो बयान दिया है उसके बाद से चिंताएं और ज्यादा गहरी हो गई हैं और प्रधानमंत्री तो लगातार कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल जैसी चीजों को भी आप बहुत लिमिटेड इस्तेमाल करें। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर देश में जो ये इकोनॉमिक संकट है वो और कितना गहरा, गंभीर और खतरनाक होने जा रहा है। इस सब के बीच एक और जो महत्वपूर्ण घटना हुई है वो है इस सारे संकट के बीच और इस जंग के पूरे माहौल के बीच मार्को रूबियो का भारत विजिट। और भारत विजिट में भी वो सबसे पहले कहाँ गए? पश्चिम बंगाल वो गए हैं। उसके बाद वो दिल्ली आए हैं। अब ये अलग अलग जगहों पर उनको जाना है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इस सारी क्राइसिस के बीच मार्को रूबियो की ये विजिट क्या बताती है, क्या है इसके पीछे का राज? और जो 500 अरब डॉलर की जो डील हुई है कि भारत उनसे सामान खरीदेगा, पहले से ही जो भारत है वो तकरीबन 20 बिलियन डॉलर जो अलग अलग उद्योगपति हैं वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं अमेरिका में। तो इतना बड़ा क्राइसिस भारत में है, एफडीआई एफआईआई का क्या हाल है और क्यों आखिर भारत या भारत की सरकार जो है वो एक तरह से गुलाम बनती हुई नजर आ रही है? ये एक बड़ा सवाल जरूर है। मेरे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। राजेश महापात्रा जी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट तो हैं ही, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पीटीआई के एक्स एडिटर वो रह चुके हैं और लगातार इन तमाम मुद्दों पर बहुत बेबाकी से वो बोलते रहे हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरी पहला सवाल आपसे कि अगर हम ईरान की बात अगर हम कर लें कि वहां पर जिस तरह से अमेरिका ने ये स्ट्राइक जो रिसेंट की है और भारत में पहले से ही संकट इतना गहराया हुआ है, मार्को रूबियो यहाँ पर है, आपकी पहली प्रतिक्रिया कैसे देख रहे हैं इन तमाम चीजों को? क्या ये आपस में डॉट्स को कनेक्ट करती हैं? ये पिछले 2-4 दिनों में जो सब डेवलपमेंट्स हुए हैं वो एक ही तरफ हमें एक ही इशारा करता है कि जो अनिश्चितता खाड़ी देशों में जो तनावपूर्ण माहौल है वो इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है और जो हमें उसके चलते जो कठिनाई झेलना पड़ रहा है वो कठिनाई काफ़ी देर तक हमें झेलना पड़ेगा। यानी कि जो कच्चा तेल जो है, कच्चा तेल का भाव ज़्यादा रहेगा, $100 के नीचे आने का संभावना नहीं है। जो हमारे निर्यात आयात में जो दिक्कतें आ रही हैं, आयात महंगे हो रहे हैं, निर्यात को आगे भेजने में खर्चा ज़्यादा हो रहा है, वो सब दिक्कतें लगे रहेंगे। लेकिन एक जो थोड़ा सा पॉजिटिव डेवलपमेंट के रूप में जो पूरा विश्व बाजार ले रहा है इसको, कि बावजूद ये बीच बीच के अटैक्स के बावजूद एक तरह से पीस टॉक्स जारी है दोनों के बीच में और कहीं ना कहीं कुछ हल निकल जाने की आशा की जा रही है और लेकिन वो इतना आसान नहीं है। और अभी जो हम देख रहे हैं ये कोई पीस डील नहीं हुई है,
अमेरिका और ईरान के बीच में ये सीज फायर को एक्सटेंशन करने की समझौता हुई। तो ये माहौल तो लगा रहेगा। जो आपका सवाल है कि इस बीच में मार्को रूबियो यहाँ आए हैं, बहुत सारे बातें हुई है, और जो मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, यानी कि अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर के माफिक जो है, विदेश मंत्री के माफिक जो है, वो कोई देश में 4 घंटा से ज़्यादा पैर नहीं रखते हैं, वो यहाँ 4 दिन से है। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। ये पूछने की आवश्यकता है कि क्या हो गया जो मार्को रूबियो यहाँ पे 4 दिन से कैंप कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक मसला है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाल में बीजिंग विजिट किए थे शी जिनपिंग के साथ, वो एक तरह से वहाँ पूरा को पूरा खाली हाथ लौटे, और फिर से एक बार अमेरिका को एहसास होने लगा है कि उसको भारत को साथ में लेने की जरूरत है। तो ये बात साफ जाहिर हो रहा है। और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से उधर वॉशिंगटन से बयानबाजी हुई है, और जो मार्को रूबियो यहाँ पे बात कर रहे हैं, कि इससे साफ है कि अमेरिका दोबारा अपना जो इक्वेशंस है उसको एक तरह से रीसेट करना चाह रहा है। हाल में भारत और अमेरिका के बीच में जो संपर्क है, जो रिलेशनशिप है, उसमें काफ़ी सारे डेंट आ चुके हैं। टैरिफ वॉर से लेकर उसके बाद बाकी समय में जिस तरह से समय समय पर ट्रंप के जो बयानबाजी रही पाकिस्तान को लेकर, एक तरह से मिसट्रस्ट वॉशिंगटन को लेकर न्यू दिल्ली के अंदर काफ़ी मिसट्रस्ट बढ़ गया है। और इसीलिए रूबियो जब यहाँ थे, एक बार नहीं 2 बार उन्होंने कहा आप हमें ट्रस्ट कर सकते हो, 100% ट्रस्ट कर सकते हो। उनका कहने का मतलब यह है कि एक तरह से वो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट घुस चुका है। देखिए, यूएस हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, एक सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि आप सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। और केवल इकोनॉमिक नहीं, कल्चरल पॉलिटिकल टाइज हमारा अमेरिका के साथ जिस तरह से है, और बहुत कम ही देश है जिनके साथ ऐसे हैं। एक तरह से इंडियन एलिट जो है वो अमेरिका में इन्वेस्टेड है, चाहे आप पॉलिटिकल एलिट कह लीजिए या इकोनॉमिक एलिट कह लीजिए, हर कोई वहाँ पर इन्वेस्टेड है। तो उनके हित में होता है कि हम ऐसे रिलेशनशिप रखें अमेरिका के साथ, क्योंकि उनकी खुद की इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। आज तक हमें समझ में नहीं आया, जैसे हमारे बिजनेसेस है, वो अगर बाहर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमेशा वो पहले अमेरिका को ही देखते हैं। यहाँ से कोई पढ़ाई लिखाई करने के लिए बाहर जाना चाहता है तो उसका पहला प्रेफरेंस अमेरिका होता है। तो इसीलिए, और वो सिचुएशन आप ओवरनाइट बदल नहीं सकते हो, तो आपको अमेरिका के साथ तो अपना रिलेशनशिप सुधार करना होगा। और अगर आज अमेरिका आपके पास आ रहा है दोबारा और कह रहा है कि नहीं, हम अगर हमारे से कोई गलती हुई है पास्ट में या हमारे रिलेशन में कोई दरार आया है, हम उसको रिपेयर करने के लिए तैयार है, तो उसको हमें एक खुले राजेश जी, मेरा सवाल यह है कि आखिर किस कीमत पर? ऐसे में जब भारत में उसी पर मैं आ रहा हूँ, संकट आ रहा है, तो किस कीमत पर कर रहे हैं हम? उसी पर मैं आ रहा हूँ। हम अपना रिलेशनशिप अमेरिका के साथ, अगर वो कहते हैं कि हम ये रिपेयर करने को तैयार है, हम इसको आगे मजबूत करना चाहते हैं, तो हमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन साथों साथ हमें कॉशन रखना चाहिए। और किस कॉस्ट में, जैसे आपने कहा, किस कॉस्ट में? क्या हम अपना सोवरेनिटी, हमारा स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, ये सब चीजों को कॉम्प्रोमाइज करके करें? वो सवाल उठता है। सरकार हमारी कहती है, हमारे रूबियो साहब के विजिट के दौरान जयशंकर ने एक बार नहीं, कई बार, 2 बार 3 बार कहा कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी हम अपना रखना चाहेंगे, हमारी अपनी एक इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप हम रखेंगे। यह हमारी सरकार कहती है, ठीक बात कहती है, लेकिन कहनी कुछ और होती है, करनी कुछ और होती है। तो हम फिर रशियन ऑयल के ऊपर क्यों बांध गए बात? हमारी कोई एक कंपनी के ऊपर वहां केस आता है और उस केस को जो है हम वहां पर पेनल्टी वो कंपनी को देना पड़ता है, साथ साथ वो वहां घूस देने को भी तैयार हो जाता है। वो कहता है मैं इतने $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करूंगा।
ठीक है। और और ये जो सबसे बड़ी बात ये है, सबसे जो हमारे लिए चिंता की विषय है, और सारे देश की जनता को इस बात पर चिंता करनी जरूरत है। आज तक पूरे दुनिया भर में कहीं ऐसा नहीं हुआ है कि कोई एक ट्रेड डील होता है जहां पे एक देश कमिट करता है कि मैं आपसे इतने रुपए का सामान खरीदूंगा। ये कहीं नहीं होता है। ये एक अजीबोगरीब प्रोविजन इन्होंने लाया। हालांकि ये ड्राफ्ट डील में ये ना एक इंटेंट के रूप से रखा गया है। अब जब ये डील कब बनेगी, क्या बनेगी, ये तो निगोशिएशन चल रहा है इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील है। और अगर इस तरह से कोई प्रॉमिस किया जाता है तो वो कतई मेरे ख्याल से वो लीगली टेनेबल भी नहीं हो सकता है, और उसको हमें चैलेंज भी करना चाहिए। और हमें जो चिंता की विषय जो हो रही कि आज तक भारत सरकार की तरफ से एक भी सफाई नहीं आई है कि क्या आप इस तरह का कोई कमिटमेंट दिए हो। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं, मार्को रूबियो यहाँ आकर उस बात को दोहराया। $500 बिलियन का मतलब बुशरा जी 100 बिलियन ऑन एन एवरेज पर ईयर। $100 बिलियन हम अगर अमेरिका से खरीदने लग जाए, ऐसे ही हमारे चाइना के साथ हमारी डेफिसिट बढ़ रही है। एक अमेरिका ही कंट्री है जिसके साथ हमारा एक ट्रेड सरप्लस है और उसको हमारा थोड़ा बहुत बचाव कर रहा था। ऐसे ही हमारे निर्यात का कोई उतना अच्छा खासा ये नहीं हो रहा है। देखिए हमारी हालत थोड़ी सी इसलिए एक तरह से हम अमेरिका के पास ही अब जाने को हम भी मजबूर हुए हैं। जिस तरह से अमेरिका हमारे पास आने को मजबूर हुआ है, उस तरह से हम भी अमेरिका के आश्रय में जाने में मजबूर हुए। मजबूर इसलिए हुए हैं क्योंकि हमारे जो बाकी जो राष्ट्र हैं उनके साथ हम खास कुछ स्ट्रेटेजी कर नहीं पा रहे हैं। जो अमेरिका के अलावा जो सबसे बड़ा नीति है, अर्थव्यवस्था है, वो है चाइना। और चाइना के साथ हमारे ट्रेड डेफिसिट बढ़ते जा रहा है, बहुत बढ़ते जा रहा है। और उसके ऊपर से जो हम कोशिश कर रहे थे कि एक तरह से हम अमेरिका के साथ अपना एक्सपोर्ट्स बढ़ाए, यूरोपियन यूनियन के साथ अपना एक्सपोर्ट्स बढ़ाए, और उसके लिए हम ये जो यहाँ यूरोप और अमेरिका के जो कंपनियां हैं जो एक तरह से चाइना प्लस स्ट्रेटेजी के फॉलो करना चाहते हैं, एडॉप्ट करना चाहते हैं, यानी कि इन मल्टीनेशनल कंपनीज, यूरोपियन मल्टीनेशनल कंपनीज, अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनीज जो अपने बड़े बड़े फैक्ट्रियां चाइना में लगाए थे, सारे कुछ इनका सप्लाई चेन जो है चाइना के ऊपर डिपेंडेंट था, वो वहां से हटाकर वो चाहते हैं कि और कहीं ले जाए। तो उसमें एक इंडिया एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन दिखता है, और चाइना बहुत जल्दी ये बात को समझ गया। जिससे सबसे बड़ा उदाहरण है एप्पल फोन्स जो है इस वित्तीय 25-26 में 2025-26 में एप्पल ने लगभग $24 बिलियन की एक्सपोर्ट की है, और हमारा टोटल इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स है 48 बिलियन, यानी कि 50% एप्पल के कंपनी से एप्पल ने ही खुद किया है। और ये टारगेट लिया जा रहा है कि अगली बार जो है हम इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स $120 बिलियन पे ले जाना चाहते हैं, यानी कि निश्चित रूप से एप्पल को 60-70 बिलियन का फोन एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये किसके कॉस्ट पे आ रहा है? ये चाइना के कॉस्ट पे आ रहा है। जो एप्पल वहां पर पहले फोन बनाती थी तो वो यहाँ बनाने लग गई। उस तरह से अगर आप अमेजोन और वॉलमार्ट जैसे बड़े ग्लोबल ई कॉमर्स चेन लें, वो लोग जो सब चीजें चाइना से सोर्सिंग करते थे, वो भी अब धीरे धीरे उनके सोर्सिंग जो है उनमें से कई सारे सोर्सिंग इंडिया और दूसरे देशों में लेने लग गए। तो चाइना ने क्या कहा है? चाइना ने ये कहा है कि अगर हमारे यहाँ से इस तरह का धंधा निकल रहा है तो चाइना ने एक लॉ लाया है। वो इनफॉर्मली पहले करता था, एक तरह से आप कह सकते हैं जैसे अमेरिका का एक एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑर्डर होता है, उस तरह से चाइना ने एक शासनादेश लाया है 834-35 करके 2, जिसके अंदर उन्होंने अपने सरकार को ये अथॉरिटी दे दी कि कल को अगर सरकार को लगे कि यहाँ पे जो बिजनेसेस हैं, यहाँ पे जो फैक्ट्रीज है, ये ऐसे चीजें कर रहे हैं जिसके चलते हमारे यहाँ से धंधा और दूसरे देशों में जा रहे हैं, तो उनके ऊपर वो पेनल एक्शन ले सकते हैं। यहाँ तक कि वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं पर्सनल एक्शन ले सकते हैं, वहाँ के एग्जीक्यूटिव्स को जेल में भी डाल सकते हैं, उनके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है। और मैं ये हेडलाइन देख रही थी, लेकिन राजेश जी जो आप बात बोले चाइना की
एनडीटीवी वगैरह सबने ये इसको लिया हुआ है, इकोनॉमिक टाइम्स, कि वो कह रहे थे कि 120 बिलियन डॉलर जो है उसका नुकसान क्या इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा जो पूरा एक्सपोर्ट है, क्या उसको हो सकता है, इफ आई एम स्टेटिंग इट करेक्ट हियर, क्या ये इतना बड़ा नुकसान भारत को इससे कितना नुकसान हो सकता है, ये मेरा एक आपसे सवाल है। खाली इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, निश्चित रूप से देखिए ये चाइना ने अपने आप को अथॉरिटी दी है। जरूरी नहीं है कि कल चाइना इस लॉ को एक्सरसाइज करेगा। ये कोई ऐसा रूल और डायरेक्टिव नहीं कि आपको बंद करना है कोई चीज। वो कह रहा है, वो अपने आप को अथॉरिटी दी है कि कल को अगर चाइना को लगा कि नहीं आप हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हो तो हम एक्शन ले सकते हैं। कल को एक्सरसाइज करेगा कि नहीं करेगा वो पता नहीं है। वो अगर कल चाइना के बीच में हमारे बीच में कोई बातचीत होती है और हम अगर ये मुद्दा उठाते हैं वहां पर, और चाइना कह सकती है कि नहीं हम आपके खिलाफ ये हम इन्वोक नहीं करेंगे, लेकिन वो डिपेंड करता है हमारी किस तरह से हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप आगे को है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि जो अमेरिका के साथ हम जा रहे हैं वो बड़ा कॉशियसली जाना है, ना केवल इकोनॉमिक फ्रंट में, जियोपॉलिटिकल फ्रंट में, क्योंकि चाइना भी देख रहा है आप किस तरह से अपना झुकाव धीरे धीरे बनाना शुरू किए हो। मेरा सवाल मार्को रूबियो की विजिट से जुड़ा हुआ राजेश जी ये है कि हमने अक्सर ये देखा है कोई विदेश मंत्री आते हैं तो या तो आप किसी को अलग अलग जगह कुछ दिखाने के लिए, विजिट कराने के लिए ले जाते हैं, या फिर आप उनको दिल्ली में होस्ट करते हैं, मीटिंग्स होती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती हैं, और उसके बाद पता चलता है कि आखिर क्यों आए, क्या एजेंडा था, किस लिए आए हैं। अभी तक हमें ये नहीं पता है, सिर्फ एक हेडलाइन के अलावा कि ये इतना डील जो है उससे हुई है और ये सामान जो है भारत 500 अरब डॉलर का खरीदने जा रहा है अमेरिका से। और हमें पहले से वो वाली हेडलाइन पे हमें याद है कि 20 बिलियन डॉलर जो है वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं भारत के अलग अलग उद्योगपति। अडानी का केस तो हमें पता ही है कि कैसे उनके ऊपर से केस हटा और उसके बाद उन्होंने इन्वेस्टमेंट अब वो अमेरिका में करेंगे। लेकिन एक तो इतने दिन से जो आपने बात उठाई कि इतने दिन से आखिर वो क्यों है, और मेरा सवाल ये है कि वो अलग अलग स्टेट्स जो हैं वो क्यों जा रहे हैं, और सबसे पहले पश्चिम बंगाल जो गए वो क्यों गए, अभी अभी नई वहां पर सरकार बनी है। ये कई तरह के सवाल खड़े करता है, संशय भी पैदा करता है। आखिर इतनी राजदारी क्या है, क्या सीक्रेट है जो सरकार, ये तो अगर कोई विदेश मंत्री आया आप साफ साफ बताइए ये बातें हुई हैं, ये मेमोरेंडम साइन हुए हैं, इस तरह की चीजें हुई, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कोई पर्सनल विजिट पर आए हैं हा करके, और बस ट्रम्प कह रहे हैं कि भाई आप अच्छी सी स्पीच दीजिएगा, ट्रम्प कह रहे हैं कि भाई मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, आई लव यू बोल रहे हैं वो दोबारा से। तो क्या भारत की बस इतनी ही साख है कि वो आए, कहें कि अब एवरीथिंग इज ऑल राइट, गले मिल लीजिए, फिर वो थोड़े दिन बाद बोल दें, झटक दें, कह दें शट अप, गो फ्रॉम हियर? क्या इतनी हमारी हैसियत रह गई है? ये तो बड़े सवाल है। नहीं देखिए, जो हमने कहा कि ये जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी में कहीं ना कहीं ये एक तरह से मैसेज दे रहे हैं कि हम यहाँ पे जो क्रिश्चियन समुदाय के ऊपर समय समय पर जो अटैक रिपोर्ट आ रहे हैं उसको लेकर हम कंसर्न है, क्योंकि ट्रम्प सरकार के ऊपर दबाव है कि क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस के दबाव है कि हमारे समुदाय के लोगों के ऊपर हिंदुस्तान में जो है अत्याचार हो रहा है, बढ़ रहा है, और आप कुछ कर नहीं रहे हो। तो ये हो सकता है, ये और तो कोई मुद्दा नहीं लग रहा है। और ये भी आप याद करें तो कोरोना के उपरांत 2021 में अचानक मिशनरीज ऑफ चैरिटीज की जो है FCRA लाइसेंस रद्द कर दी गई थी या होल्ड पे कर दिया गया था, और उससे हाहाकार मच गया था क्योंकि उनके बहुत सारे सेंटर्स जो है वहाँ पर लोगों को खिलाने पिलाने के लिए भी सामान नहीं रहा, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद सरकार को वो रेस्ट्रिक्शंस हटानी पड़ी। तो ये है। और जो बाकी जो अभी तक जो देखिए हमें कोई आपने जैसे कहा कोई हमारे किस एरिया में क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं, क्या डिफेंस के ऊपर लेकर कोई बात हुआ, हमें पता नहीं क्योंकि उसके ऊपर कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। क्या हमारे ट्रेड डील और टैरिफ इश्यूज को लेकर कोई बात हुई है? नहीं, उसके बारे में किसी ने कोई बयान नहीं दी है। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है इमिग्रेशन, और जैसे ही देखिए ये रूबियो आने से पहले ही वहां पर नए रेस्ट्रिक्शंस आ गए ग्रीन कार्ड और इस पे। तो आप जो कह रहे थे कि कहीं होता है ना कि अगर
ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को क्या पता नहीं जो H1B वीजा और वीजा रिस्ट्रिक्शंस और ग्रीन कार्ड सबसे ज्यादा अफेक्टेड इंडियंस है। और कम से कम अगर आपके मार्को रूबियो का इतना इंपॉर्टेंट विजिट अगर है, ये 4 दिन यहाँ पे बिताने जा रहे हैं, उससे पहले तो ये अनाउंसमेंट नहीं करते ना, उसी के 4 दिनों से पहले। इसका मतलब क्या है, उनको परवाह ही नहीं है, वो आपके रिक्वायरमेंट को लेकर डिप्लोमेटिकली भी सेंसिटिव नहीं है। तो ये भी एक चिंता की विषय है कि कहीं ना कहीं अमेरिका चाहती तो है इंडिया को अपने साथ रखना, लेकिन वो ये भी सोचती है कि हम इंडिया को अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे अपने साथ रख सकते हैं। ये जो एहसास इनका जो है, कहीं ना कहीं उसका वजह भी हम और हमारी नेतृत्व भी हो सकते हैं। तो हमें भी झांक के देखना पड़ेगा कि हमने ऐसे क्या किया है जिसके चलते हमें आज अमेरिका सोचती है कि टेकन फॉर ग्रांटेड हो सकते हैं हम। ये कतई हमारी जी। 2 लास्ट क्वेश्चंस राजेश जी मेरे पास, कि एक तो ये कि हम जाहिर सी बात है जो हम ये कह रहे हैं कि फॉर ग्रांटेड एक तरह से लिया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि हम ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं। क्या हम फिर से बता रहे हैं, पहले इजराइल गए, फिर यूएई और इजराइल अमेरिका, ये एक तरह की धुरी है। हम अपने आप को क्या फिर से ये दिखा रहे हैं, भारत सरकार ये दिखा रही है फिर से कि हम देखिए, हम अमेरिका इजराइल इसी के साथ हम खड़े हुए, क्योंकि अमेरिका और इजराइल को अलग अलग करके आप देख नहीं सकते हैं। ब्रिक्स की यहाँ पर समिट हुई, उसमें भी हमने देखा कि अरागची जो है एक तरह से नाराज होकर ही यहाँ से गए हैं। यूएई हमें पता है कि इजराइल का कितना अहम पार्टनर है। तो क्या हम बार बार ये नहीं बता रहे कि हमारी जो पूरी फॉरेन पॉलिसी है वो साउथ से शिफ्ट होकर नॉर्थ में हो गई है और अमेरिका डिक्टेट कर रहा है? और फिर से मार्को, आप बहुत हंकी डोरी यहाँ पर दिखा सकते हैं कि देखिए हम ऐसा है, हम अमेरिका हमारे साथ ये कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन ये साफ तौर पे ये भी दिखाता है कि कितने वनरेबल बना दिया गया है एक स्टेट के तौर पर भारत को, और अमेरिका तमाम चीजें डिक्टेट कर रहा है। इजराइल का प्यार तो हमने पहले से देख लिया, भारत एक बड़ा मार्केट है, उसकी जो पोजीशन है कि किस तरह से ईरान और पाकिस्तान इस सब के पास भी है। तो ये बहुत सारी चीजें बहुत कुछ इंडिकेट करती हैं। नहीं, देखिए, हम तो कूटनीति का एक्सपर्ट नहीं है, हम तो, लेकिन एक आम आदमी के दृष्टिकोण से हम अगर देखें तो हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि हम अपना सारे बेट्स एक ही झोले में डाल रहे हैं। और मैं कोई वैचारिक रूप से भी मत नहीं दे रहा हूँ, बस एक झोले में सारे बेट्स डालना ही गलत है। तो और ये तो हमारी पिछले 75 साल में हमने कभी किया नहीं है। हम हर समय एक समदूरता की कूटनीति हम अपनाए हैं। तो अब धीरे धीरे हम लोग क्लियर कर रहे हैं कि हम अगर कोई ऐसे एक्सिस ड्रॉ कर रहा है, अमेरिका, इजराइल, यूएई, और साथों साथ अगर कोई और किसी को लेना, तो हम उसमें जोड़ने में हमें कोई एतराज नहीं है, हम ये कन्वे कर रहे हैं। अगर आप देखें तो इन दिनों में ट्रंप के आने के बाद खास करके देखिए, कुछ और जो देश थे जो कि अमेरिका के बड़े फर्म एलाई थे, उन्होंने अपने आप को डिस्टेंट किया है। एक तरह से आप देखिए, सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग जो है ऑस्ट्रेलिया, जो कई सारे अमेरिका के बड़े रिग्रेसिव स्टेप्स के साथ ग्लोबल स्टेज पे अमेरिका का साथ देता था। एक तरह से ऑस्ट्रेलिया को देखिए हाल में किस तरह से वो अमेरिका से अपने आप को डिस्टेंस किया है। जापान बड़ा कॉशियसली मूव कर रहा है। यूरोप, वो तो सब किसी को पता है कि यूरोप को रोज सुबह शाम ट्रंप गाली देते हैं, और उसका धीरे धीरे दिख रहा है कि यूरोप भी अपना कैसे स्टैंड बदल रहा है और ये कर रहा है। तो एक तरह से देखिए कि जो हम देख रहे हैं पिछले साल 1.5 साल से, चूंकि अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थनीति है, अर्थव्यवस्था है, सबसे पावरफुल कंट्री है, पॉलिटिकली, मिलिटरीली, इकोनॉमिकली, इतना आसानी से उसको लोग इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका की आइसोलेशनिज्म बढ़ रहा है, पिछले कुछ महीनों से हम लोग देख रहे हैं, और इस ट्रेंड में कोई चेंज होगा वो हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि ट्रंप अपने हरकतों से हट नहीं रहे हैं। तो इस ऐसे परिस्थिति में क्या इंडिया के लिए खुल के इनके साथ पूरा एक तरफा होकर चलना सही होगा? मुझे लगता है नहीं।
ये आने वाले दिनों में इसका 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 भरपाई देश को करना पड़ेगा। बड़ी मिस्टेक होगी, बड़ी गलती होगी। बिल्कुल, और एक तरह से डूबता हुआ जहाज अमेरिका को कहा जा रहा है, खुद वहां के एक्सपर्ट्स ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक तरह से मल्टीपोलर वर्ल्ड में इतनी जल्दी तो नहीं डूबती। देखिए अमेरिका मैं आपको एक बात कह दूं, मैं अमेरिका के और अमेरिकन सिस्टम के हो सकता है बहुत सारा आलोचना करूं, लेकिन मुझे अमेरिकन की रेजिलियंस के ऊपर काफी भरोसा है। और ऐसा नहीं है सब वो देश जो बना है आज भी, देखिए इतने सारे चीज होने के बाद भी वहां पे मीडिया बहुत कुछ चीज बेबाक बोल सकती है। वहां का जुडिशियरी में बहुत सारी चीजों का रिड्रेसल हो सकता है। टेक्नोलॉजी फील्ड में अभी भी वो लोग कई सारे मामलों में भी आगे, हालांकि चाइना भी बहुत आगे जा रहा है, लेकिन एक देश बनाया है। ऐसा नहीं 250 साल का सेलिब्रेशन हो रहा है तो हमारे यहाँ ऑटोज के पीछे लग रहे हैं, ठीक है। तो इतनी जल्दी तो नहीं है ये हम लोग सोचते हैं, ना कि डॉलर की भी पतन इतना जल्दी नहीं होगा। और ये भी हो सकता है 2 साल के बाद हो सकता है वहां भी बड़ा बदलाव आ जाए। और मुझे तो लगता है डूबते हुए का मेरा मतलब था कि पावर सेंटर जो है वो दरअसल शिफ्ट हो रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है और मल्टीपोलर में एक तरह से बदल रहा है। जो अमेरिका कहता था कि भाई हम ही है सब कुछ, वो सारी चीजें जो है वो अब से एक नैरेटिव जो है वो शिफ्ट हो गया है कंप्लीटली। और ये ईरान के साथ जो जंग है उसके बाद हुआ है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं क्विकली, और क्विकली आपसे मैं जवाब चाह रही थी कि जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है और जिस तरह की बातें अब भारत में कही जा रही है, आपको लग रहा है कि हो सकता है आज हम जब बात करें उसकी थोड़ी देर बाद ही वो ऐलान हो जाए कि 5वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं, और फिर गोदी मीडिया के एंकर्स कहें कि देखिए अगर हम आपको बताना चाहें तो इतना बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है। एक बाइक वाला अगर इतने खर्च करता था तो अब देखिए उसको 300-400 रुपए ही ज्यादा बस खर्च हो रहे हैं। तो एसी रूम में खड़े होकर लाखों की सैलरी लेकर शायद वो इस तरह की बातें कह सकती हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप आगे होता हुआ देख रहे हैं, क्या खतरा है आपके जहन में, और क्या अभी भी आपको लग रहा है कि पूरी पिक्चर नहीं दिखाई जा रही है, पूरी तरीके से नहीं बताया जा रहा है देश को कि क्या हो रहा है? देखिए आज सुबह ही हमने एक सटायर वाली शॉर्ट्स डाली है कि पेट्रोल 100 पार कर गया, तो क्यों हम लोग इतना नाराज हो रहे हैं। अच्छी बात है क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज़ों में 100 के ऊपर रहते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 102 नंबर पे है। हम यूएनडीपी के हिसाब से ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हमारी रैंक जो है 130 है। हमारा प्रेस फ्रीडम लें तो हमारी रैंक 157 है। तो हर चीज में तो हम 100 पार कर चुके हैं। अब पेट्रोल 100 पार कर गया तो क्यों नाराज हो रहे हैं? अच्छी बात है एक तरह से देखिए। और हमारे जैसे देखिए, मैं तो कहता हूँ कि 100 तो कोई टारगेट जम नहीं रहा है, क्योंकि देखिए हमारी एक पार्टी है जो 300 पार वाली टारगेट पे अभी भी डटी हुई है। तो पेट्रोल आगे बढ़ेगा। देखिए अभी तक तो 4 राउंड में 8 रुपए का हाइक हुआ है। और मैंने शायद आपके शो में पहले भी कहा था कि $100 से नीचे, $100 प्रति बैरल से नीचे कच्चा तेल का दाम मुझे नहीं लगता है कि साल के ये पूरा साल निकल जाएगा ऑलमोस्ट। और अगर ये अक्टूबर से नवंबर तक भी यही रेट रहता है तब भी हमारा जो है अगर तेल की कंपनियों की सारे नुकसान का भरपाई हम करना चाहें तो हमें 15 रुपए तक कम से कम बढ़ाना पड़ेगा। उसमें एक चीज और है, और ये बढ़ाएंगे। उसमें और एक चीज है, मैं कुछ देख रहा था कि 2025-26 में हमारे ऑयल कंपनीज को अच्छा प्रॉफिट हुआ है। तो क्या वो प्रॉफिट से कुछ पार्ट वो फर्गो कर जाए, कुछ हिट इस बार ले जाए, या फिर वो ठीक नहीं रहेगा, उनको अपना प्रॉफिट को रीइन्वेस्ट करने दिया जाए। ये सब पॉलिसी डिसीजंस होते हैं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स टैक्स कम कर सकते हैं, अपने टैक्स सेंटर ने जैसे किया है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स के सारे हालत खराब है, इसलिए और ज्यादातर स्टेट्स तो अभी बीजेपी के हाथ में है। लेकिन आप कोई स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन नहीं, अगर चाहे तो बीजेपी यहाँ से कह सकती है सारे अपने राज्य सरकारों को कि आप कम करिए, क्योंकि 2/3 से तो मेरे ख्याल से ज्यादा से राज्य अभी इनके पास है। तो वो नहीं कह रहे क्योंकि राज्यों के पास पैसे नहीं है और केंद्र से राज्यों के पास पैसे देने के लिए भी पैसे नहीं है। तो ये दिक्कत तो लगा रहेगा मुझे लगता है। इसीलिए जो उपभोक्ता है उसके ऊपर पूरा बर्डन आएगा। तो और कम से कम मुझे लगता है
कुछ नहीं तो कुछ नहीं, और 5-7 रुपए तो आपको बढ़ते हुए नजर आएगा अगला 1-2 महीने के अंदर अंदर। इसमें क्या है, इन्होंने एक साथ में बढ़ाने के बजाय 2 रुपए 3 रुपए तो आदमी भूल जाता है और आदमी धीरे धीरे आदत पड़ जाती है उसको। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, वो तो होता है ना। और एक्चुअली एक साथ एक टाइम पे बढ़ा देना बेटर है, क्योंकि ये जब इनपुट कॉस्ट के थ्रू चैनल होता है तो हर कंपनी जो हर प्रोड्यूसर को बार बार अपना कॉस्ट जैसे बढ़ता है अपना प्राइस रिवाइज करना पड़ता है। वो एक इकोनॉमिकली हम कहते हैं ये अच्छा नहीं है, इसको स्टैगर करना अच्छा नहीं है। आप ये स्पेन को एक बार में ले लेते और उसके बाद कॉर्पोरेट्स और कंपनीज इसको बैलेंस आउट करते, तो ये अप्रोच जो है ये सही नहीं है। आपको कष्ट देना ही है। लोग आज 15 मई के को अगर आप 8 रुपए बढ़ा लेते तो बढ़ा लेते, 15 दिन में लोगों को तो जो कष्ट हो रहा है वो हो रहा है। तो लेकिन ये पॉलिटिकली ऑप्टिक्स को मैनेज करना चाहते हैं तो ये बढ़ेगा। और आपके जो फर्टिलाइजर जो प्राइसेस है, फर्टिलाइजर की जो अवेलेबिलिटी है उसके ऊपर भी कुछ प्रभाव पड़ेगा। जैसे निर्मला सीतारमन का स्टेटमेंट में देख रहा था, उन्होंने एश्योर किया है कि हम इसमें कोई शॉर्टेज होने नहीं देंगे, लेकिन प्राइसेस क्या होगा उन्होंने वो बात बताया नहीं। क्या किसान को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा या क्या सरकार इस स्थिति में है कि वो ज्यादा सब्सिडी दे पाएगी? मुझे लगता है दोनों चीज होंगे। कुछ हद तक कुछ फर्टिलाइजर्स के लिए किसानों को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा और कुछ फर्टिलाइजर में शॉर्टेज होगा ही होगा। और जहां तक फॉरेक्स रिजर्व्स की उन्होंने बात किया है कि बात ये तो है कि तीनों चीजों उन्होंने कहा 3F, ये 3F के ऊपर दबाव आया है, फ्यूल, फूड और फर्टिलाइजर, फॉरेक्स रिजर्व्स। अच्छी बात है कि उन्होंने माना कि इसके ऊपर दबाव है, क्योंकि अभी तक तो कह रहे थे कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स काफी कंफर्टेबल है, कुछ नहीं हमारे रुपए को होगा। लेकिन ये साफ हो गया है कि हम ज्यादा देर तक आरबीआई रुपए का बचाव नहीं कर सकता है। डॉलर बेचकर हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स काफी डिप्लीट हुए हैं। तो एक तरह से इन्होंने एक्नॉलेज किया है क्राइसिस भारी है। बात यह है कि दुख इसी बात का है कि आप 80 दिन 90 दिन होने को आ रहा है युद्ध, अब क्यों कर रहे हो? अगर 90 दिन से पहले कर लेते तो थोड़ा सा कार्रवाई कुछ हो जाता, थोड़ा बेहतर सिचुएशन में हम रहते। वही कहानी है ना, एक पेशेंट को अगर आप डायग्नोसिस देर कर देते हो तो देर में जो डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट करोगे वो ट्रीटमेंट महंगा भी होता है और उसका फल क्या होगा, उसका असर कम। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये सरकार हमेशा से ढकती छिपाती ही रहती है, और जब आउट ऑफ द प्रोपोर्शन जो सिचुएशन जो है वो हो जाती है और ब्लो हो जाती है, तो तब जाकर इस बात को धीरे धीरे करके एक्सेप्ट किया जाता है। ना रेजिग्नेशन होते हैं सरकार में और ना किसी तरह से अपनी गलतियों को कबूला जाता है। और जब सब लोग विपक्ष जो है हमलावर हो जाए उसके बाद भी जाहिर सी बात है गोदी मीडिया का सहारा लेके वो जो कुछ करते हैं वो हमारे सामने है। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।